हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो क्या हमारे आसपास के पदार्थ वो शुद्ध हैं, उनसे रिलेटेड उनके बारे में डिटेल से अपन ने जाना था। आज अपन बात करेंगे उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो आपको आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, कि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आप जान नहीं पाएंगे कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। तो डियर फ्रेंड, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, बी आशवन या वाष्पीकरण, सी निशंदन और डी क्रोमेटोग्राफी। तो आपको बताना है कि जल में जो सोडियम क्लोराइड घुला होता है तो उसको किस विधि द्वारा उसका पृथक्करण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आसवन या वाष्पीकरण विधि द्वारा, यानी कि उसका आशवन करके या फिर उसको वाष्पीकृत करके हम आसानी से सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिश्रण को टिंकचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है चीनी और जल का मिश्रण, बी आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण, सी सोडा या जल का मिश्रण, डी वायु गैस में गैस का मिश्रण। तो आपको बताना है कि जो टिंचर आयोडीन के नाम से कौन सा मिश्रण जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयोडीन तथा एल्कोहल का मिश्रण, यानी कि जो एल्कोहल के अंदर जब आयोडीन को मिक्स कर दिया जाता है तो जो बनने वाला उत्पाद है उसको टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गैस में गैस का विलयन निम्न में से है, यानी कि आपको बताना है कि जो एयर के अंदर प्रेजेंट जो गैसेज हैं उनमें गैस का जो विलयन होता है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन प्लस हीलियम, सी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो आपको इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है जो वायु में प्रेजेंट गैस होती है उनका विलयन होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए छानन विधि, बी प्रभाजी आसवन विधि, सी ऊर्ध्वपातन विधि और डी अपकेंद्रण विधि। तो आपको बताना है कि जो कोलाइडी कण होते हैं यानी मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी कण क्या होते हैं, यानी कि ये इतने छोटे आकार के कण होते हैं जिनको अपन आसानी से आंख से इनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि लेकिन इनमें एक ऐसी क्षमता होती है जो प्रकाश की जो किरण होती है वो उसको आसानी से फैला देते हैं। और ये जो कण होते हैं वो कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, विषमांगी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अपन बात करें, जो दूध होता है, दूध एक कोलाइडी विलयन का कार्य करता है और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। तो आपको बताना है जो कोलाइडी कण को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, कहने का मतलब अपकेंद्रण विधि, यानी कि आपने सुना होगा कि जो दूध से अपन क्रीम को पृथक करते हैं तो उसके लिए अपन अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अपन बात करें फ्रेंड, अगर अपन जैसे अपन अपना घर में जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर अपन कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये अपकेंद्रण विधि यूज में की जाती है कि अपन उसमें क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, उसमें पानी जो सर्फ होता है वो डाल देते हैं और जो उसमें जो पंखा जो रोटेट गति करता है तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट गति करता है और जिससे में उसको वो क्या होगा, उसको मिक्स करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो कपड़ों में जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है। ओके, तो कोलाइडी कण को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, अपकेंद्रण विधि कहलाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम से कोलाइडी विलयन बनता है। ऑप्शन ए परिक्षिप्त प्रावस्था, बी परिक्षेपण माध्यम, सी परिक्षेपण प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस माध्यम से कोलाइडी विलयन बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। यानी कि इन दोनों माध्यम की वजह से किसका निर्माण होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलायक से विलेय पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब मैंने आपके लिए इसके लिए आपको बताया था कि जो सबसे पहले अपन चाह रहे थे विलायक और विलेय क्या चीज होती है। तो देखो फ्रेंड, जो विलायक होता है वो तो विलयन का ऐसा घटक होता है जो दूसरे घटकों को स्वयं के अंदर घोलने का कार्य करता है, स्वयं के अंदर मिलाने का कार्य करता है, वो तो क्या होता है, विलायक होता है। और विलयन के अंदर घुला हुआ पदार्थ होता है, वो क्या होता है, विलायक के अंदर घुला हुआ पदार्थ क्या होता है, वो होता है विलय होता है। ओके फ्रेंड, तो पूछा गया है कि जो विलायक से विलय को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है निर्जलीकरण, बी वाष्पीकरण, सी ऊर्ध्वपातन और डी आशवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ए छानन विधि से, बी आसवन विधि से, सी अपकेंद्रण विधि से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपकेंद्रण विधि से। यानी कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने हेतु उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी अपकेंद्रण, सी नेफ्थलीन और डी नमक। यानी कि आपको बताना है कि जो नमक और क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि को उपयुक्त, कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि इसके लिए अपन जैसे नौशादर है, नेफ्थलीन है, कपूर है, इन सबको पृथक करने के लिए भी हम ऊर्ध्वपातन का विधि का प्रयोग करते हैं। तो पूछा गया कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। अब मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है। यानी कि यह विधि वह एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ होता है वो ठोस से सीधा ही द्रव में बिना परिवर्तित किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस से वापस अपनी ही अवस्था, जिस अवस्था से वो पहले था, यानी ठोस अवस्था में आ जाता है। तो वो विधि क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। और नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ नहीं है। ए अमोनियम क्लोराइड, बी कपूर, सी नेफ्थलीन और डी नमक। तो आपको बताना है कि जो ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नमक होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है काली शाही में विद्यमान डाइज को पृथक्करण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ए क्रोमेटोग्राफी, बी प्रभाजी आसवन, सी आशवन और डी छानन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि काली शाही में विद्यमान जो डाइज होती है जिनको रंजक कहा जाता है, उन रंजकों को पृथक करने के लिए हमेशा किस विधि का प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो पृथक्करण, जो क्रोमेटोग्राफी विधि होती है, इसमें जो क्रोमा का रंग होता है वो कैसा, क्रोमा का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। और इसी वजह से अगर कोई भी रंग वाला घटक तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है तो इस प्रकार के रंगों को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रंगों को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। ए ऊर्ध्वपातन, बी प्रभाजी आसवन, सी छानन विधि और डी क्रोमेटोग्राफी विधि। तो प्राकृतिक रंगों को पृथक करने की विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी विधि। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो क्रोमा का रंग का अर्थ होता है, रंग होता है, तो जो कोई भी रंग हो जो ऊपर का घटक उसमें ऊपर की उठने हो जाता है, तो उनको पृथक करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। ए क्रोमेटोग्राफी विधि, बी ऊर्ध्वपातन विधि, सी
छानन विधि और डी आसवन विधि। तो कोई भी जो घुलनशील एक दूसरे में घुले हुए द्रव्य पदार्थ हैं उनकी मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आसवन विधि को। यानी कि आसवन विधि के द्वारा कोई भी घुलनशील पदार्थ हैं उनमें उनका जो मिश्रण होता है उसको आसानी से पृथक किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने की विधि है। यानी कोई भी अशुद्ध नमूना है और उसके अंदर से शुद्ध कॉपर उसमें डाला गया है तो उसको पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है क्रिस्टलीकरण, बी निर्जलीकरण, सी वाष्पीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण विधि। अब क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल कहते हैं पदार्थ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्रिस्टल कहा जाता है। तो कोई भी एक अशुद्ध नमूना होता है उसके अंदर से कॉपर को पृथक करने के लिए हमेशा किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? जहां पर जो पेट्रोल और जो मिट्टी का तेल है उसका क्वथनांक दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस का उनके बीच में अंतराल है। तो उस स्थिति में इन दोनों को आपस में इसके मिश्रण को किससे पृथक करेंगे? ऑप्शन ए आसवन विधि, बी वाष्पीकरण विधि, सी छानन विधि और डी क्रिस्टलीकरण विधि। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आसवन विधि। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई भी दो पदार्थ कोई भी दो मिश्रण है उनको पृथक करने के लिए हमेशा आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो जो पेट्रोल और जो तेल मिट्टी का तेल है उन दोनों को आपस में पृथक करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दही से मक्खन बनाने हेतु उपयुक्त विधि है? ए ऊर्ध्वपातन, बी आसवन, सी क्रोमेटोग्राफी और डी अपकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपकेंद्रीकरण। जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे दूध से क्रीम का निकालना हो चाहे दही से मक्खन, तो इन दोनों के अंदर ही किसका प्रयोग करते हैं? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने हेतु उपयुक्त विधि है? ए क्रोमेटोग्राफी विधि, बी अपकेंद्रीकरण विधि, सी क्रिस्टलीकरण विधि और डी निर्जलीकरण विधि। तो आपको बताना है कि जो समुद्री जल होता है वो समुद्री जल से नमक को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अवश्य बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करता हूँ। तो आप अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक से कपूर प्राप्त करने की उपयुक्त विधि है? ये तो शायद आप बता पाएंगे, मैंने आपको पीछे ही बताया है। तो ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन विधि, बी क्रिस्टलीकरण विधि, सी आसवन विधि और डी अपकेंद्रीकरण विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन विधि होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं? यानी कि आपको बताना है इनमें से कितने तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैसेज के रूप में कार्य करते हैं? ए 33, बी 11, सी 7 और डी 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11th तत्व। यानी कि 11th तत्व नहीं 11 तत्व ऐसे हैं जो हमेशा कमरे के तापमान पर गैसीय स्टेज की भांति कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव्य है? ए गैलियम व सीजियम, बी रूबिडियम व सीजियम, सी पारा व ब्रोमीन और डी ब्रोमीन व गैलियम। तो आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन सी जो तत्व है जो हमेशा कमरे के तापमान द्रव्य अवस्था में होते हैं या द्रव्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारा व ब्रोमीन। यानी कि पारा और ब्रोमीन एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमेशा कमरे के टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो प्राप्त होता है? ए यौगिक, बी मिश्रण, सी घटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड कि जब कोई भी दो तत्व आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, तो उनसे जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यौगिक कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी रासायनिक संयोग द्वारा आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है।
ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसी होती है? ए फलों जैसी, बी सिरके जैसी, सी सड़े अंडे जैसी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2S, उसको से लिखते हैं, तो उसमें कैसी गंध होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सड़े हुए अंडे जैसी। जो है कि जो एग होता है, जो सड़ा हुआ अंडा होता है, उसके लाइक इसके अंदर गंध आती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत में अनुपात कितना है? ऑप्शन 1 78:21, बी 50:50, सी 21:78 और डी 90:10। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 78:21, यानी कि 78:21 अनुपात क्या होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत अनुपात होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? ए लोहा, बी दूध, सी ईंट और डी वायु। तो आपको इसमें से शुद्ध पदार्थ बताना है। तो जो लोहा होता है वो अपने आप में एक प्योर मटेरियल होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। इसके अलावा दूध है, ईंट है, वायु, ये सारे क्या अशुद्ध होते हैं। इनमें कोई ना कोई विशेष प्रकार की अशुद्धियां इनमें देखने को मिलती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिक है? ए मिट्टी, बी ए मीथेन, बी मिट्टी, सी कोयला और डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन गैस होती है। यानी कि जो मीथेन होती है वो अपने आप में एक प्रकार का क्या है? यौगिक होता है, जो कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से क्रिया करने के दौरान बनता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है? ए जल से बर्फ बनना, बी लोहे के जंग लगना, सी पौधे की वृद्धि और डी भोजन का पचना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो केमिकल चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहे पर जंग लगना। तो फ्रेंड आपने देखा होगा कि जब भी लोहा नमी के संपर्क में आता है, उसके ऊपर उसको काफ़ी टाइम से अपन पानी के संपर्क में रख देते हैं, तो उसके ऊपर एक भूरी भूरी परत सी जमा हो जाती है। वो भूरी परत का जमना ही क्या कहलाता है? लोहे के ऊपर जंग लगना कहलाता है। और जब लोहे के ऊपर जंग लग जाती है तो उसके वेट में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब लोहे के ऊपर जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर अवश्य बताना, तो आपको जान पाओगे आपके मैंने जितने भी पीछे क्वेश्चन करवाए उनके क्वेश्चन भी आप कितने कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहे के ऊपर जंग लगना। और इसके अलावा जल से बर्फ बनना, पौधे की वृद्धि और भोजन का पाचन, सारे फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइडों का शोधन किया जा सकता है? ए अवक्षेपण विधि द्वारा, बी उन्नन द्वारा, सी विषरण द्वारा और डी निषंदन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवक्षेपण विधि द्वारा हम कोलाइडों का आसानी से शोधन कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायस एक कोलाइड होता है? ए द्रव्य में गैस का, बी द्रव्य में द्रव्य का, सी गैस में द्रव्य का और डी ठोस में गैस का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्य में द्रव्य का। यानी कि जो पायस होता है, जो पायस के रूप में अपन दूध, जो पायसीकरण करने का अपन जो दूध होता है, दूध के पायस का कार्य करता है, तो पायस का एक कोलाइड होता है वो द्रव्य में द्रव्य का मिक्सचर होता है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? क्या वाकई में लगता है वीडियो आप किसी भी फैमिली मेंबर या आपके किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जाइए और अपने जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप में इसमें ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगे वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक जो छोटा सा मोटिव है वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कल के वीडियो में अपन बात करेंगे बायोलॉजी के जो
1000 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके 4th पार्ट में, जिसमें उनको भी अपन डिटेल से उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमें से वॉच किया कीजिए, क्योंकि आप जब तक वॉच नहीं करेंगे आप अपन जान नहीं पाएंगे आप इनमें से कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं और अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको वॉच कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। आप संडे के दिन मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इसके अलावा आप मुझे कॉल नहीं करिए। तो धन्यवाद फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।